किसी के जाने से तो मैं सियासत तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना, लेकिन सियासत अब उसूलों की नहीं रही है। सियासत अब व्यापार बन गई है, कारोबार बन गई है। सियासत में अब पैसा चलता है। सियासत में आप कितनी भी कोशिश करोगे एक वोटर को, एक साथी को लुभाने के लिए, लेकिन अब जो है ये बिजनेस बन चुका है। मैं जहाँ पे हूँ मजबूती से हूँ, वफादारी से हूँ, ईमानदारी से हूँ, लगन से हूँ। जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो ईमानदार भी हैं, मजबूत भी हैं, और समाजी और सेहत और मजबूत लोग हैं। बोलूँगा मुझे जहाँ तक पहुँचना है मैं चलता रहूँगा, कब पहुँचूँगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेजबान सोहेल मकबूल। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जनाब इम्तियाज परेज साहब। आज इनसे जो है खासकर जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर जम्मू कश्मीर की सियासत को आप आज कहाँ पे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे यूनियन टेरिटरी हुकूमत का, जहाँ स्टेट होल्ड की बात की जाती है, 370 की बात की जाती है, हम सबको पता था कि हम यूनियन टेरिटरी में प्रीवियस इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक कश्मीर के अवाम ने दिल खोल के मोहब्बत से अपने मामले हल करने के लिए वोट दिया और एक मेजॉरिटी में उनकी हुकूमत बनी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जहां अपने आप को कमज़ोर समझती है, उसका एक कारण ये भी है कि शायद जिस मंशे से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे या इलेक्शन लड़ा उनने, एक तो उनका मैनिफेस्टो था जी, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़े ख्वाब सजाए थे उन लोगों ने, और उसके साथ साथ एक कारण ये है कि उनको इसलिए फेलियर लग रहा है बिकॉज कि उनके ज़रिए यहाँ के टॉप ब्यूरोक्रेट्स या डिस्ट्रिक्ट की सारी इदारों के ज़िम्मेदार, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज़ हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हो, कि उनको लगता है शायद कि हमारे ज़रिए इनके ट्रांसफ़र हो, मनपसंद लोगों को भेजा जाए जी। ताकि उनको लगे कि वो हम डिलीवर कर पा रहे, वो उनसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जहां वो काम कर सकते हैं लोगों के लिए। तो उस नज़रिए को मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए अपने आप फेलियर दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें मनपसंद लोगों को अपनी मनपसंद जगहों पे नहीं भेज पा रहे। तो कारण ये है। और जहाँ प्रीवियस हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बयान भी दिया था स्टेटहुड को लेकर। देखिए, एक तो स्टेटहुड के दो कारण हैं, एक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और दूसरी न्यू क्रिएशन ऑफ स्टेटहुड। जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है उसमें हमारे अलग कानून थे, बिल्कुल हम खुद मुख्तियार थे, हमारी गवर्नमेंट पावर में हुआ करती थी। और जहाँ न्यू क्रिएशन ऑफ स्टेट है कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह की पॉलिसी बना के स्टेट को हमें दे सकते हैं। मगर जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट और न्यू क्रिएशन ऑफ स्टेट को लेकर, क्योंकि हमने यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ा है, सबों ने लड़ा, कोई हारा कोई जीता, किसी की गवर्नमेंट बनी, कोई अपोजिशन में चला गया जी। और उस सूरत में शायद कहीं ना कहीं बातें चल रही है कि शायद अगर इस तरह की कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है तो शायद असेंबली इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्शन लड़ा है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहां वो काम कर सकते हैं, लोगों के काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ इस मंशे में बैठी है कि अपने लोगों को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करना, आगे पीछे भेजना, और उस वजह से उनको अपना फेलियर दिखाई दे रहा है। तो खासकर जिस तरीके से आपने रिसेंटली एक बयान सुना होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पास सिर्फ पुलिस का कंट्रोल है, बाकी जितने भी इदारे हैं वो तो सरकार के पास। मैं वही कह रहा हूँ ना कि सरकार के पास इसलिए नहीं, फिर काम क्यों नहीं हो रहे हैं? काम इसलिए नहीं हो रहा है कि इनके मनपसंद अफसर इनके नहीं है। इनके कहने पे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी नहीं लग रहे हैं, इनके कहने पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स नहीं लग रहे हैं, इनके कहने पे ब्यूरोक्रेट्स, बड़े टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना मैंने कल भी एक एमएलए साहब का बयान सुना बारामूला से कि अगर मुझे पता होता कि इस तरह की ब्यूरोक्रेसी होगी तो शायद मैं इलेक्शन ना लड़ता।
اور وہ تو ان کو تو واقفیت ہے, وہ تو سمجھتے تھے کہ دلی کے اندر بھی یونین ٹیریٹری کے اندر ہی الیکشن ہوا کرتے ہیں, اور وہاں کے لوگوں نے کتنا کام کیا. وہاں کے سکولز آپ دیکھیے, وہاں کا ہیلتھ سیکٹر آپ دیکھیے, وہاں کا اریگیشن نظام دیکھیے, وہاں کے پاور سیکٹر کو آپ دیکھیے. اسی طرز پہ ان کو بھی سیکھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. کس نے روکا ہے ان کو؟ فنڈز ان کے پاس ہے. صاحب آپ کی بات کری, آپ خاص کر آپ ہمیشہ جو ہے بانڈی پورہ سنبل روڈ کی بات کرتے تھے, روڈ وائڈننگ ہونی چاہیے, روڈ بڑا ہونا چاہیے تھا, لیکن گزشتہ 2-3 دن پہلے جو ہے وہ امیدیں سب ختم ہو گئی, کیونکہ کچھ ایسے پروجیکٹ جو ہے منظور کیے گئے لیکن ان میں بانڈی پورہ اور سنبل روڈ کا کوئی نہیں ہے. خاص کر گریز کی بات کریں تو گریز میں ٹنل کی سویدھا ہونی چاہیے تھی, آپ ہمیشہ بات کرتے رہے, لیکن کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایک کارن یہ ہے کہ عوام نے جن نمائندوں کو چنا ہے دلی کے ساتھ ان کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ہمارے نمائندوں کا اپنا ایک اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے تھا. جہاں ہمارے ایم ایل اے حضرات 3 ایم ایل اے حضرات ہیں, ایک گریز سے ہیں, ایک بانڈی پورہ سے ہیں, اور ایک سوناماری سے ہیں. جی, آپ مجھے بتائیے کہ پورے جموں کشمیر کے اندر صرف ہمارے ڈسٹرکٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے بیکاز آف کی لیک آف لیڈرشپ. ایم ایل اے تو یہ ہے, اور ایم ایل اے یہ ہے, لیکن وہاں تک ہماری نمائندگی نہیں کر پائے جہاں تک ان کو کرنی چاہیے تھی. جتنا پیسہ گورنمنٹ آف انڈیا نے بڑے بڑے پروجیکٹوں کے لیے, ٹنلز بنانے کے لیے, روڈز وائڈننگ کرنے کے لیے, ہائی ویز بنانے کے لیے, واحد ایک ڈسٹرکٹ ہمارا ہے جہاں جس کو آج کے ڈیٹ میں بھی اور لوگوں نے پیار اور محبت اور عزت سے ان کو چنا, لگن سے چنا. اور واحد ایک ہمارا ڈسٹرکٹ ہے جس ڈسٹرکٹ کو نظر انداز کیا گیا, اور یہ بارڈر ایریا بھی ہے. اب گریز کو لے لیجئے, وہاں روڈ وائڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ٹنل کی بہت زیادہ ضرورت تھی, لیکن اس کے باوجود بھی یہ نا اہلی ہمارے نمائندوں کی ہیں جو نمائندے اپنے لوگوں کی وکالت نہ کر پائے. دیکھیے صرف یہاں شور شرابہ سے کام نہیں چلے گا, ربن کاٹنے سے کام نہیں چلے گا, ٹرانسفر کرنے سے کام نہیں چلے گا. بڑے بڑے کاموں کے لیے, پروجیکٹس کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو چنا گیا. اب آپ وہیں انہیں کاموں کے لیے آپ دوڑو کہ جو پچھلے کئی برسوں سے چلتے آئے ہیں. تو لہذا مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا فیلئر ہے, ان کی کمزوری ہے, ان کی نہ تجربی ہے. اگر انہوں نے پہل کی ہوتی, تینوں مل کے چلے جاتے, روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ منسٹر کے پاس, وزیر اعظم کے پاس, ہوم منسٹر کے پاس, تاکہ ان کو یہ کنوے کر دیتے کہ اپنی نمائندگی کر دیتے کہ ہم جو ہے ایک فار فلنگ ایریا ہے, ہمارا ڈسٹرکٹ جو 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے, لہذا اس ڈسٹرکٹ کے لیے بھی ایک بہترین روڈ پروجیکٹس ہونا چاہیے تھا, ٹنل بننی چاہیے تھی, ہم جو ہے اس کا فائدہ اٹھا پاتے, ہمارے لوگ جو ہے سردیوں کے ایام میں سفر نہ کر پاتے. لیکن یہ اس میں کہیں نہ کہیں یہ ناکامیاب رہی. اب دوسری دیکھیے کہ جہاں پبلک گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں کہ پبلک گورنمنٹ نے, جب ایل جی صاحب نے کہا کہ میرے پاس صرف پولیس ہے, میں پولیس دے سکتا ہوں, باقی سب ان کے ہاتھ میں ہے. اگر چیف منسٹر صاحب کو ہماری ہمدردی ہوتی, ان ووٹروں کی عزت ہوتی, ان ووٹروں کی قدر ہوتی, شاید وہ ہمارے بارے میں بھی بات کرتے, اور اس پروجیکٹ میں ہمارا ڈسٹرکٹ بھی کہیں نہ کہیں کورڈ ہو جاتا. تو خاص کر اب ہم آتے ہیں سوناواری کانسٹیچوئنسی کو لے کے. یہاں پہ جو ہے سیاست گزشتہ کچھ روز سے بہت زیادہ گرم ہو گئی ہے, اور آپ کے بھی کئی سارے خاص کر جو آپ کے قریبی تھے, کل تک بہت زیادہ قریب تھے آپ کے ورکران, وہ آپ کی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے گئے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کسی کے جانے سے تو میں سیاست تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں نا, لیکن سیاست اب اصولوں کی نہیں رہی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ میرے کچھ ساتھی میری پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں, لیکن میرا جو حق بنتا تھا اپنا ساتھیوں کے لیے لڑائی لڑنا, ذمہ دار بنانا, کہیں عہدیدار بنانا, کہیں مضبوطی سے ان کو مضبوط کرنا, وہ میری ایک اخلاقی ذمہ داری تھی, اور میں نے وہ کر دیا. کہ کوئی ڈی ڈی سی بنا, کوئی سرپنچ بنا, کسی کو پارٹی کی ذمہ داری دی, عہدیداری دی, جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے کہ میں کرتا ہوں, اور اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. امید رکھتے ہیں؟ نہیں سنیے نا, آپ سنیے میری بات. لیکن میری سیاست میں اصول پرست سیاست ورکر ہوں, میں کوئی لیڈر تو ہوں نہیں, لیکن میں سیاست اب باپار بن گئی ہے, کاروبار بن گئی ہے. سیاست میں اب پیسہ چلتا ہے. سیاست میں آپ کتنی بھی کوشش کرو گے ایک ووٹر کو, ایک ساتھی کو لبانے کے لیے, لیکن اب جو ہے یہ
बिजनेस बन चुका है। लिहाजा मैं उनसे मेरी कोई नाराज़गी तो है नहीं, नो इशू कि वो उनकी अपनी एक मर्जी हो सकती है। और दूसरा कारण ये भी है कि विनेबिलिटीज़ लोग देखते हैं कि मैं कहाँ अगली बार डीडीसी बनूं, मैं कहाँ से अगली बार सरपंच बनूं, मैं कहाँ से किस पार्टी का मैं अगली बार यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट था वहाँ शायद मैं जोनल प्रेसिडेंट बनूंगा, यहाँ कोई जोनल प्रेसिडेंट था शायद वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनूंगा। तो उनकी अपनी मर्जी है और मेरे अच्छे साथी रही है, मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे उनके साथ और जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। अल्लाह बचाए कोई दुनिया छोड़ के चला गया तो एक गिला तो रहता है, नाराज़गी रहेगी। अगर अल्लाह बचाए हम में से कोई मर जाएगा तो लड़ाई क्या और ख़त्म ही हो जाता है। जिंदा रहेंगे, आमने सामना होगा, बातें होगी और दोबारा मुलाकात होगी। मेरी कोई ज़ाती लड़ाई उनके साथ नहीं है। एक पॉलिटिकल वर्कर की अपनी एक सोच होती है कि मैं कहाँ पे अब अगली बार अपना टेन्योर पूरा करूं। बट इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं उसूल परस्त पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैंने आहिस्ता करके 18,000 तक पहुंचा। अच्छा, आपसे सुनिए, मैं उनमें से नहीं हूं जो 36,000 से लेके 18 पे पहुंचा। बहुत सारे लोग उसके पीछे थे उसको मदद करने के लिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं ये पीडीपी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं अपने और से समझ रहा था कि मैं बड़ी कदर करता हूँ मैं अब्बा जी की, कि पीडीपी एक जहाँ इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी हिंदुस्तान का माना जाता है, वहीं मैं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में मैं अब्बा जी को एक मजबूत पॉलिटिकल लीडर आयरन लेडी आज भी मानता हूँ। और यही लोग हैं जिन लोगों ने उसकी पार्टी में रहकर एंजॉय किया। यही लोग हैं जिन लोगों ने उस पार्टी को तोड़ने में एक अहम रोल अदा किया। यही लोग हैं कि जो फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नाम पे लोगों को बहलाते गई। यही वो लोग हैं जो फिर इलेक्शन आते इंजीनियर रशीद का नाम लेकर इलेक्शन लड़ते गई। यही लोग हैं फिर क्या कारण रहा कि महबूबा जी को क्या मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या वहाँ भी खरीद फरोख्त चला, क्या वहाँ भी व्यापारी चला, क्या वहाँ भी पैसा ही बोलता है कि उसको कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों, जब उसने एक बयान दिया था जब ये छोड़ के चले गए थे कि कम से कम मैं आज खुश हूँ, ये उनने कह दिया था कि मैं खुश हूँ कि मेरी पार्टी से गंदगी जो है साफ़ हो रही है। क्या वो गंदगी इतनी साफ़ हो चुकी है कि अब वो साफ़ पानी बन के आपके नदी नालों में बह रहा है? तो लिहाजा देखिए, मैं जहाँ पे हूँ मजबूती से हूँ, वफादारी से हूँ, ईमानदारी से हूँ, लगन से हूँ। जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो ईमानदार भी हैं, मजबूत भी हैं और समाजी और सेहत और मजबूत लोग हैं। ठीक है कि कहीं ना कहीं जब पार्टीज में लोग बढ़ जाते हैं, वर्कर्स का तादाद बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं दूसरे को लगता है कि मैं 20 साल से हूं कि शायद अब वहाँ नए लोग आ गए कि शायद मेरा रोल ख़त्म हो चुका है। ये भी एक कारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सबको कहता हूं कि देखिए 10, 20, 50, 100 लोगों से पार्टियां नहीं चलती है। पार्टी में जब तक न लीडर्स, ग्राउंड लेवल के लीडर्स, हमारे साथीज, जब तक न अपना दिल और दरवाज़ा खोल देंगे दूसरे लोगों के लिए और किसी की मेहनत ज़ाया नहीं होती है, किसी की पहचान ख़त्म नहीं होती है, सबको आके हमें, क्योंकि आगे बड़ी लड़ाई लड़नी है। देखो मेरा इलेक्शन 5 साल के बाद है, अब मेरे उन लोगों का इलेक्शन आने वाला है कि जिन लोगों ने मेरे लिए मेहनत की है। और मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। जिस नवियत की भी सियासत हो या जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है मेरे साथियों के लिए, मैं दिन रात कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरा एक आदत है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम आता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत कम आता हूँ, मैं प्रिंट मीडिया पे बहुत कम आता हूँ, लेकिन घूमता मैं भी हूँ पूरी सोनावारी। उसका मतलब ये नहीं कि देखो मैं लंगड़ा ही सही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं वापस मोड़ूंगा। मुझे जहाँ तक पहुँचना है मैं चलता रहूँगा। कब पहुँचूंगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, तो हुकूमत को बनते हुए आज तकरीबन 9-10 माह हो गए हैं, तो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके बात करते हैं। क्या कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो है सोनावारी को दिए गए हुकूमत की तरफ से? आप मुझे बताइए क्या है यहाँ पे। हम पावर सेक्टर में इतने पीछे थे, इस पावर सेक्टर में
अगर ये पंच सरपंच DDCs BDCs ना होते, शायद 21वीं सदी में भी हम जो है आज पूरी सोनावारी पीछे ही होते। अच्छा। और ज़्यादा पैसा उन लोगों ने अपने एरियाज के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर खर्च किया है। मतलब मेरे वालिद मोहतरम MLA रहे। MID स्कीम ज़्यादा उन्होंने लॉन्च की थी उस समय, 20-25-30 साल पहले। जी। हमारे नुमाइंदों को चाहिए था कि उन स्कीम्स को नए इक्विपमेंट्स लानी चाहिए थी। उनने उनकी एक कोशिश रही कि उन स्कीम्स को, क्योंकि ये फलानी MLA ने स्कीम्स बनाई, उन स्कीम्स को किस तरह से बर्बाद किया जाए। अगर उन स्कीम्स पे ध्यान दिया गया होता, PDP गवर्नमेंट ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में हमारे नुमाइंदों ने कहीं ना कहीं हमारे दोनों जो MLC भी रहे और एक ये अकबर साहब तो हर एक पोस्ट पे फाइज रही, और अगर उन्होंने इस तरफ इनकी तरफ ध्यान दिया, इन स्कीमों की तरफ ध्यान दिया होता, शायद मुझे नहीं लगता है कि आज जो है लोग परेशान होते। बंजर ज़मीन को हमें जरखेज करना था और आज जरखेज ज़मीन बंजर ना हो जाती। बिल्कुल, ये बात है खासकर सोनावारी की। कई सारे जमींदार भाई जो है गुज़श्ता कई रोज से बहुत ज़्यादा परेशान है, और शाम के टाइम पर जाते हैं अपना मोटर लेके, कितना फिर वो टॉलरेट करे और कितना वो फिर मेहनत करे, वो आबपाशी करे उस खासकर अपने खेत खलिहानों में। खासकर जमींदार भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी हद तक परेशान है। देखिए वो तो इस सीजन में किसी ने बात भी नहीं। मुझे बताइए, जिस तरह से हम ईद का इंतज़ार करते हैं, जिस तरह से ज़मींदार तबका जो है वो कहीं ना कहीं अपने इस सीज़न का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद उसकी ये मजबूरी या जिम्मेदारी बनती है कि मैं खुशी से, वो चाहता है कि मैं साल की जो ये फसल है मैं इसकी तैयारी करता हूँ, और हमारी ना अहली की वजह से, ना तजुर्बे की वजह से वो बेचारा, उसका वो अरमान भी टूट जाता है, उसका वो ख्वाब भी शर्मंदगी ताबीर हो जाता है। वो बेचारा कहीं ना कहीं पर आज भी, आप देखें, मैं परसों अजस के गोंड में गया, और ये हमारा गुर्रा वाला एरिया जो है वहाँ के लोग परेशान हैं। आप सोदनारा में देखिए, वहाँ पे शेयर बेसिंग पे आप कहीं ना कहीं से लोग हर एक जगह पे, आप वहाँ नवगाम एरिया में ले लीजिए, पीने का पानी हमारे पास साफ नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हमारी यहाँ पे सही नहीं है। आप इसमें ले लीजिए कि एजुकेशन सेक्टर कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुका है, इरिगेशन का निज़ाम कहीं है ही नहीं, MIDs कहीं गफलतचारी में है। वही प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि जो PRIs म्यूनिसिपल कमेटीज़ के चेयरमैनों ने, DDCs ने, वहीं कहीं ना कहीं वही प्रोजेक्ट चल रहे हैं पिछले 8 महीनों में भी। जो हुकूमत बनी, हुकूमत का कुछ अभी नया कुछ हमें देखना। जब हाजिन के अंदर, मैं हाजिन टाउन की बात करता हूँ, जो नबार्ड का प्रोजेक्ट बना है, उसी प्रोजेक्ट को पहले मेन रोड्स कंप्लीट किए गए, अब कहीं ना कहीं इनर लिंक्स, उन्हीं इनर लिंक्स को वही प्रोजेक्ट जो है कवर्ड कर रहा है, और उसमें भी सियासत चल रही है कि ये अगर फलानी ना होता ना हो जाता। मसलन अरे 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 3 साल में कंप्लीट करना है, और इसमें सारे इनर लिंक्स, मेन रोड्स कंप्लीट होने चाहिए। तब तक ये जो कंपनी है, ये जो नबार्ड का पैसा हमें मिला है, तब तक ये कंट्रैक्टर यहाँ से नहीं जा सकता है जब तक ना इसका 22 किलोमीटर कंप्लीट होगा, ब्लैक टॉपिंग होगी। एक और सवाल है। तो यहाँ पे कुलाक टावर बनाना था मेन मार्केट हाजिन में, लेकिन कुछ वहाँ पे मामले हुए तो उसको शिफ्ट करना पड़ा। फिर बाद में जब आउटकाफ कमेटीज़ वहाँ MLA साहब के पास गए तो उन्होंने भी उनको बताया कि यहाँ पे हमें कुलाक टावर होना चाहिए। तो मुझे बताइएगा, खासकर MLA सोनावारी साहब ने भी एक मीडिया बाइट में ये बताया कि मैं इम्तियाज़ परेज साहब का भी MLA हूँ। मैं MLA साहब की कदर करता हूँ, वाकई तो वो मेरा MLA है, और मैं अपने लोगों की अपनी ग्रीवियंस जहाँ मुझे लगता है कि मुझे उनके सामने रखनी चाहिए, और उनको तो लोग क्या चाहते हैं? देखिए, आप सुनिए ना मेरी बात। देखिए, जहाँ DPR बना हो, जहाँ हमारे चेयरमैन साहब इरशाद साहब ने जहाँ साइट मुकर्रर की गई हो, जहाँ उसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर उस महकमे से अफसरान आए और उन अफसरों ने उसका विज़िट किया जी, उसके बाद DPR अप्रूव हुआ। जिन अफसरों ने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे सूटेबल जगह है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप उसको वहाँ ले जाओगे जहाँ उसकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी।
तो क्लॉक टावर एक आइडेंटिटी होती है कि लोग कहेंगे कल कि मैं फलानी जगह पे आपका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन एमएलए साहब ने ये बताया कि मुझे बताएगा खासकर इम्तियाज परेज साहब कि कहाँ पे क्या करना है। देखिए मैं आप क्या चाहते हैं? नहीं, मेरे चाहने से देखिए मेरी एक गुजारिश ये कहाँ है। पे होना चाहिए? नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात। देखिए कुछ लोगों की शिकायतें होगी, शॉपकीपर्स दोस्तों की शिकायतें होगी, क्योंकि ये एक बड़ा बिजनेस हब है हाजन मार्केट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखिए आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर देखिए, कौंसल के अंदर देखिए और कमिटीज़ के अंदर देखिए, लोडिंग और अनलोडिंग वाली गाड़ियाँ जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक किसी भी ऐसी गाड़ी को इजाज़त नहीं होती है कि वो टाउन के अंदर घुसे, कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाए, एवन कि ये क्या कहते हैं उसको कि कौंसल के अंदर चला जाए। ठीक है, उनकी एक डिमांड जेन्युइन हो सकती है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि उसको वहाँ बनाया जाए जहाँ उसकी अपनी एक आइडेंटिटी रहे, जहाँ उसकी अपनी एक पहचान रहे। और कल हमें ये लोग ना कहे कि आप लोगों ने इसको वहाँ बनाया जहाँ इसको कोई ढूंढता भी नहीं है। इसका फ़ायदा तो होना चाहिए ना। लोग कहे कि मैं फलानी टावर के क्लॉक टावर के पास आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, वहाँ आइएगा। अब देखिए हम लोग शायद एमएलए साहब को किसी ने कहा होगा कि हम जामिया के पास, हमारे जामिया मस्जिद की अपनी एक आइडेंटिटी है, सोमो स्टैंड और बस स्टैंड की अपनी एक आइडेंटिटी है, हॉस्पिटल की अपनी एक आइडेंटिटी है, कॉलेज की अपनी एक आइडेंटिटी है, पुलिस स्टेशन की अपनी एक आइडेंटिटी है। वहीं इसकी भी एक अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, ताकि ये किसी के उसमें छुप ना जाए। अच्छा, आपका सीधा ये कहना है कि मेन मार्केट में होना चाहिए, बनना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमारे इंजीनियर्स इतने काबिल हैं कि जहां एंट्रीज और एग्जिट के लिए बड़ी गाड़ियों के लिए भी जगह मिल सकती है, और इसे पूरा हमारा मेन चौक जो है ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, खुदाई तो करनी पड़ती है कि जहां उसके बाद उसका डायमेंशन भी कम हो जाएगा, और खूबसूरत लोकेशन है। अब एमएलए साहब खुद इसमें इंटरवेन करे, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हाजिन की और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए उनका एक मैंडेट मिला है, उस मैंडेट की वो एहतराम भी करे खुद भी और कदर भी करे। हम भी उस मैंडेट की इज़्ज़त करते हैं, और ऐसा ना हो कि वो किसी के बातों में आके कि हाजिन टाउन की तरफ उनको एक मोहब्बत की नज़र से देखना चाहिए। ये लोग भी उनके ये हैं, देखिए जिताने वाले अपने लोग होते हैं, और जब बन जाता है कोई नुमाइंदा वो सबका होता है।